गुड इवनिंग बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस किया था विडीज कैप्सूल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आज कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और वो मैसेज में बहुत से बच्चों ने ऐसा पूछा है कि सर क्या जितना आप पढ़ा रहे हो अगर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ लूँ, राइट, मैं सिर्फ उतना ही रिवाइज कर लूँ अच्छे से, कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ूं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है इसके पहले के लेक्चर में भी, सेकंड लेक्चर है, राइट, सिर्फ इतना पढ़ लूं तो क्या मुझसे नेट के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल बच्चों बन जाएगा, 100% बन जाएगा, ठीक है ना। मैं आप सबको कहता हूं, इसीलिए जो जो पॉइंट्स एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, मींस जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट यहाँ पर या उस पॉइंट के क्वेश्चन में यहाँ पे जरूर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए आप बिंदास रहो। जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बच्चों बस उसको अच्छे से करो आप, अच्छे से, ठीक है ना, एक एक पॉइंट, ताकि जब उसका क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत क्वेश्चन देख के याद आना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन तो वीडी सर ने कराया था, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, ठीक है ना, राइट। तो चलिए, ये मॉलिक्यूल है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है ना। बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप कॉम्प्लेक्स देखो, बताओ कि आइसोमेरिज्म इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है, राइट। आयोनाइजेशन इन्वॉल्व है कि नहीं, ठीक है ना, लिंकेज इन्वॉल्व है कि नहीं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल में देखो कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये बताओ आप फटाफट मुझे। आयोनाइजेशन है कि नहीं, बिल्कुल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में इन्वॉल्व है। कैसे पता कर लिया हमने बच्चों, क्योंकि बाहर आपको सीखना है, ठीक है। इससे मतलब नहीं होता है कि आप 1000 क्वेश्चन करो, आप कम ही क्वेश्चन करो, लेकिन उन क्वेश्चंस में सभी जितने पॉइंट हैं, जितने आइसोमेरिज्म है, सबकी बात अच्छे से कर लो, उसको सबको अच्छे से समझ लो, बस इनफ है उतना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आप बाहर आयन है ना बेटा, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है ना, तो बाहर आयन है, ठीक है। यही तो पहचान है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, बाहर आयन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस आयन को अंदर कर दें और अंदर के एक आयन को बाहर करें। खास बात क्या है, अंदर के आयन को बाहर करें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, अमोनिया को बाहर कर देते हैं, ये बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। क्यों ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अमोनिया पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो वो आयन नहीं है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो वो बाहर नहीं जाएगा बिकॉज वो आयन नहीं है। बाहर का आयन अंदर जाएगा और अंदर का आयन बाहर जाएगा बच्चों। तो NO2 पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है बच्चों, तो NO2 एनायन है, राइट। NO2 बाहर जाएगा, मतलब एक NO2 बाहर चला जाएगा, एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा। मतलब इसका अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो कैसा बनेगा, CONH3 होल 4, राइट, NO2, एक NO2 है, अब एक क्लोरीन अंदर चला गया बच्चों और एक NO2 बाहर आ गया, ठीक है। तो एक ये और इसका दूसरा बन गया ये। एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है, ये दोनों बना के दे देगा और पूछेगा ये दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है, ये कहां गया, हाँ ऐसा भी पूछ सकता है, इसे ऐसे ना दे बच्चों, ऐसे डायरेक्ट दे, पूछिए कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, तो आयनाइजेशन दे सकता है बिकॉज ये आयन अंदर और अंदर का आयन बाहर चला जा सकता है। तो एक क्लियर हो गया कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा बच्चों, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ठीक। चलो दूसरा देखना है, इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म है कि नहीं बच्चों, आप देख लो एक बार ध्यान से। यस है, 100% है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है बच्चों, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बच्चों, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और एम्बीडेंटेट लिगेंड है ये, एम्बीडेंटेट लिगेंड है बच्चों, डेंटेट, ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी एम्बीडेंटेट लिगेंड आ गया तो फिर वो एम्बीडेंटेट क्या कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, एम्बीडेंटेट की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा। तो यहाँ पर बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल में से कौन सा देगा, ये आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा क्या ये बच्चों, नहीं देगा। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, राइट, हमने कुछ आपको टेक्निक सिखाई थी जिससे आपको सोचना ही ना पड़े, कॉम्प्लेक्स देते फटाक से आंसर दे दोगे। क्या बताया था, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या इसके अंदर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है क्या बच्चों, नहीं, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ठीक है। जियोमेट्रिकल देगा कि नहीं बच्चों, यस जियोमेट्रिकल देगा, बिकॉज ये किस टाइप का है, देखिए M मतलब मेटल और A4 B2, ठीक है, B2 और MA4 B2, राइट, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है बच्चों।
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। ठीक है, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था बच्चों क्लास में, तो आप अपनी नोट्स देखना, उसमें आपको मिलेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म M A4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस बनाता है बच्चों। ठीक है, तो सिस और ट्रांस ये बनाएगा, सिस और ट्रांस मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा बच्चों ये। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स पता चल गया, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, आयनाइजेशन, लिंकेज और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स से हमने ये तमाम बातें सीख ली बच्चों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स दे रखा बच्चों और इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है 3.83। 3.83 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हुआ कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 3। जितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 3। ठीक है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि 3 है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, राइट, इस कॉम्प्लेक्स में, क्रोमियम में। आप देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार ध्यान से बच्चों, उसके बाद आप आंसर बताइए। देख लीजिए एक बार ध्यान से, थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ, मार्कर में इंक खत्म हो गया है। देखिए आप तब तक जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लिया सबने, सॉल्व कर लिया। लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार, इधर साइड हो जा रहा हूँ मैं, किसी को अगर नहीं दिख रहा तो। हो गया, सॉल्व कर लिया बच्चों, चलो आई थिंक अब तक सॉल्व हो गया होगा। ओके, चलिए बात करते हैं, क्या दे रखा है, क्रोमियम। ठीक है ना, तो क्रोमियम, अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं बच्चों। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, 3 आ रहा है, क्योंकि H2O 0 है, क्लोरीन -1, क्लोरीन -3 इक्वल टू हो गया +3, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +3 आ रहा है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्रोमियम 3 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 3d3, राइट, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। चलिए, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आप ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3d ऑर्बिटल हो गया बच्चों। जब ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पढ़ाया था मैंने, ठीक है, T2G और EG याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए नीचे वाला ऑर्बिटल क्या कहलाता है, T2G, ऊपर वाला ऑर्बिटल क्या कहलाता है, EG। क्यों हमने ऑक्टाहेड्रल, ये कौन सा स्प्लिटिंग है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ही क्यों लिया हमने, राइट, ऑक्टाहेड्रल क्यों, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3। ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो 3 और 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसी वजह से हमने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग लिया। अगर वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो यहाँ पर हम क्या करते बच्चों, यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल वाला ऑर्बिटल स्प्लिटिंग लेते। ठीक है ना, ओके, चलिए तो देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 3, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 3, राइट, रख देते हैं 3, 1 2 3 रख दिया। अब T2G के ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाता है DXY, या कहेगा ये क्या वाला कहलाता है DYZ, और ये कहलाता है DXZ। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों क्रोमियम के, DXY, राइट, DYZ और DXZ में है। ये दोनों EG वाले ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं बच्चों, DX2 Y2, और ये क्या कहलाता है, DZ2 कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, तो क्या dx2 y2 dz2 में कोई इलेक्ट्रॉन गया क्या बच्चों, नहीं गया, तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, dxy dyz और dxz में तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, dxy में एक इलेक्ट्रॉन, dyz में एक इलेक्ट्रॉन और dxz या zx में एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा बच्चों। आई थिंक ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन से हमने डिटेल से बातें, आपको इसको थोड़ा सा और पास से दिखा देना, और नीचे का पूरा ही दिखना चाहिए, है ना, ठीक है ना, ओके, तो dxy dyz dxz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है ना, ओके, तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन देगा तो आप इजीली कर लोगे।
बच्चों, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर कोई लिगेंड स्ट्रांग रख दिया बच्चों, अगर स्ट्रांग लिगेंड रख देगा तो यहाँ पर आप क्या कराओगे, पेयरिंग कराओगे। मतलब जब तक T2G पूरा भर नहीं जाएगा तब तक Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अगर यहाँ पर लिगेंड कैसा स्ट्रांग। बट अगर यहाँ लिगेंड वीक है तो T2G को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है बच्चों, Eg में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये सब मैंने क्लास में सिखाया था बच्चों को, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि कैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अगर इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका जिसको पता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जब तक T2G पूरा नहीं भर जाए तब तक Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता बच्चों, राइट। और अगर वीक लिगेंड होता है तो तीनों T2G में तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, 4 5 फिर 6 में फिर नीचे आता है, 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेट्राहेड्रल शेप के बारे में पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से टेट्राहेड्रल शेप किस कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए और जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है। देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, बस हो गया, इतने सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो टेक्निक सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम नहीं लगता है। कैसे, चलो देखो, ठीक है। पीडी है, हमेशा इसका एवोल्यूशन कहाँ से होता है, डी से स्टार्ट होता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, DsP2, राइट। Ni के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी से स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब इसका भी आंसर DsP2। पीडी ये भी हमेशा डी से स्टार्ट होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए DsP2, राइट। Ni के साथ लिगेंड कौन सा, वीक लिगेंड है, क्लोरीन हैलोजन वीक लिगेंड कहलाते हैं, राइट, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, sp3। और sp3 ही कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, इसलिए आंसर क्या जाएगा, डी। सॉल्व हो गया, तो आपको सब पता चल गया। ये भी स्क्वायर प्लेनर होगा क्योंकि DsP2 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर, और ये sp3 इसलिए टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो याद रखिएगा एक पॉइंट, पीडी हो या पीटी हो, पीडी हो या पीटी हो, प्लेटिनम, इनका हाइब्रिडेशन हमेशा डी से स्टार्ट होता है, कभी भी एस से स्टार्ट नहीं होता बच्चों। मतलब sp3 sp3d2 कभी नहीं होता, ठीक है, हमेशा dsp2 या d2sp3 ही होता है। ओके, चले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए बच्चा क्या करता है, कैलकुलेट करता है फिर बताता है आंसर, तो टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। इसलिए मेरे फंडे के अकॉर्डिंग चलो, कोई टेंशन नहीं, बिंदास आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सिस्प्लेटिन के बारे में बहुत बार ये भी पूछा गया है। इसका यूज एज अ एंटी कैंसर किया जाता है, मतलब कैंसर को ठीक करने में किया जाता है एज अ एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो ये एक तरह का ड्रग होता है बच्चों, और ये सिस्प्लेटिन है, इसका फॉर्मूला क्या है, सिस PtCl2NH3 होल ट्वाइस। तो कौन कौन से लिगेंड इन्वॉल्व है सिस्प्लेटिन में, अमोनिया और क्लोरीन इन्वॉल्व है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डेल्टा O, ठीक है। O का मतलब होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल, राइट। जब ऐसा ये पॉइंट लिखा हो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, CFSE पूछना चाहेगा बच्चों। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलो या स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलो, एक ही मतलब है। इन शॉर्ट CFSE पूछना चाह रहा है आपसे, मैक्सिमम किसका होगा इन चारों में से। और जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्टीशन कंपाउंड तो ये बहुत डिटेल से आपको बताया था बच्चों, CFSE, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है CFSE, बहुत बार पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल तरीका, राइट, जो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है बच्चों के CFSE एक एक करके सबका कैलकुलेट करिए और आंसर लाइए, ठीक है। उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपको चारों को चेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, मेरा स्टाइल बच्चों, वीडी स्टाइल क्या कहता है बच्चों, कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिगेंड देखना है, ठीक है। जब मैक्सिमम CFSE पूछ रहा है तो जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो ऑर्बिटल को स्प्लिट ज्यादा करेगा, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग T2D और Eg में ज्यादा करेगा बच्चों, तो CFSE उसका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। रिपीट कर रहा हूं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा, CFSE ग्रेटर। लिगेंड वीक, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कम, मतलब T2G और Eg पास पास रहेंगे, स्प्लिटिंग कम करेगा, तो उसका क्या कहेगा बच्चों, CFSE भी कम आएगा। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम पूछा ना, मतलब लिगेंड कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में ये नोट करते चलिएगा पॉइंट, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उनसे भी। लिगेंड कैसा होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल
स्प्लिटिंग। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी, तो CFSE भी मैक्सिमम होगा। तो इन चारों में सबसे लिगेंड स्ट्रांग कहाँ है बच्चों? साइनाइड। ये क्या है? ऑक्सलेटो। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? अमोनिया। तो जब आपने देखा होगा बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको इन चारों में सबसे स्ट्रांग कौन मिलता है बच्चों? साइनाइड। क्योंकि CO के जस्ट बाद साइनाइड ही मिलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड, इसलिए इसका मैक्सिमम CFSE जाएगा। सॉल्व हो गया, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। या यूं समझिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक नेचर भी ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से किसके पास है, जल्दी से बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। OH पे चार्ज -1 होता है, ऑक्सीलाइटो पे चार्ज -2 होता है, तो 2 × 2 कितना 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 में से 1 माइनस, एक चार्ज कॉम्प्लेक्स पर -1 चार्ज है, एक चला कितना हो गया 5। कोबाल्ट के ऊपर कितना आ रहा है बच्चों? 5 चार्ज आ रहा है, मतलब क्या बचेगा 3d4, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो फर्स्ट वाले के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। टाइटेनियम, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, टाइटेनियम पे कितना चार्ज आ रहा है 3+, टाइटेनियम 3+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचो, 3d1 आएगा, ठीक है, 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ वेनेडियम दे रखा है, ठीक है, ग्लाइसिनेटो पे चार्ज -1, राइट, तो कितना हो गया 2 ग्लाइसिनेटो है, तो कितना चार्ज हो गया -2, एक OH पे भी -1 होता है, तो 4 4 4 और यहाँ पर कितना हो गया 4 -4 है, उधर चला गया तो कितना हो गया +4, 4 और एक 5, मतलब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पर आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, ठीक है, राइट। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये न्यूट्रल, ये क्या है? बाइपिरिडिल है बच्चों, BPY का मतलब बाइपिरिडिल, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है ना। ओके, EN न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल, तो Fe पे चार्ज कितना आ रहा है 2+, Fe2+, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Fe2+ है, Fe2+ का मतलब क्या होगा बच्चों? 3d6, d6, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, हाँ ठीक है, आप देख लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आंसर क्या आ जाएगा D2sp3, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है, देख लीजिए, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 जाएगा, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, D पे 2 चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो कितने बचे 3, इन्हीं 3 में इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे Fe का, क्योंकि Fe में 3d6 आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? फर्स्ट में मिल रहे हैं मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक मिनट इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये न्यूट्रल, ठीक है ना, यहाँ पे इसको रख देते हैं, 2 और की तरह 3, हाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ओके, तो फर्स्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने का, राइट। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं मैंने, सिर्फ काम का पॉइंट लिख दिया, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, इसका मीनिंग है कि इन चारों में से किस कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स में मेटल जो है, राइट, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको चेक करना है कि स्कैंडियम 3+ चार्ज है इसमें बच्चों, क्योंकि ये भी न्यूट्रल, तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज इसका होगा, स्कैंडियम 3+, राइट, स्कैंडियम 3+, यहाँ लिख दीजिए आप बगल में। यहाँ टाइटेनियम 4+ आ रहा है, 4+ आ रहा है, क्योंकि ये सब न्यूट्रल हैं। यहाँ क्रोमियम कितना आ रहा है बच्चों? 3+ आ रहा है। यहाँ Zn2+ आ रहा है, Zn2+। तो जब भी ये पॉइंट आए एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, तो समझ लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा। क्या पूछ रहा बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा, हालांकि जब मैंने पढ़ाया है तो ये सब नोट्स में दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन भी करवाया था क्लास में, ठीक है। तो एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास है, चेक कर लीजिए और टिक कर दीजिए आंसर, बिंदास रहिए। स्कैंडियम 3+, मतलब 3d 0 हो जाएगा बच्चों,
टाइटेनियम 4 प्लस मतलब ये भी 3d0 हो जाएगा। क्रोमियम 3 प्लस, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम का आप क्या लिखते हो बच्चों, क्रोमियम का आप लिखते हो 3d5 4s1। कह रहा 3 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए, 3d3 आ रहा, देखिए 3d3 आया, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यही कॉम्प्लेक्स विजुअल लाइट एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Zn2 प्लस तो 3d10 होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d10 है, तो ये पूरा भरा हुआ है, सब पेयर्ड है बच्चों। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं क्रोमियम के पास, देख लीजिए, ठीक है ना, ओके। इसलिए ये विजुअल लाइट को क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा। अगर कभी आप समझ गए इस क्वेश्चन से, अगर कभी पूछे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स विजुअल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो विजुअल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो विजुअल लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पॉइंट से क्वेश्चन आया बच्चों, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट colorless complexes with the composition of COCl2 NH3 whole 4 plus। मतलब ये कॉम्प्लेक्स दे रखा बच्चों, यहाँ पे चार्ज +1 है, ठीक है ना, COCl2 NH3 whole 4 plus, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स है, कह रहा है ये दो डिफरेंट कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसका रीजन क्या है, और ये 4 ऑप्शन है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ओके। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं टू डिफरेंट कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, वो आयोनाइजेशन टिक करके चले जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, टू डिफरेंट कलरलेस कॉम्प्लेक्स, ये सब फालतू फालतू है, कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स देखो और ये बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, बस, ठीक है। कलर वलर से कोई मतलब नहीं आपको कि डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स दे रहा है, कलर दे रहा है, कलर से कोई फर्क नहीं, फालतू कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, उससे आपको मतलब ही नहीं, सिर्फ ये देखो और बताओ इन चारों में से कौन सा ये आइसोमेरिज्म देगा। तो आप देख सकते हो क्या लिंकेज देगा, नहीं देगा, कोई एम्बिडेंट लिगेंड है ही नहीं कॉम्प्लेक्स के अंदर। जियोमेट्रिकल देगा, यस देगा, क्योंकि ये Ma4B2 टाइप, Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, आप देख लीजिए, M मतलब मेटल, ये 4 Ma4B2 क्लोरीन 2, तो जियोमेट्रिकल देगा, खटाक टिक कर देने का, बिंदास रहने का। लिंकेज भी नहीं देगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई आयन नहीं है, इसलिए लिंकेज नहीं देगा बच्चों, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन देगा क्या, कोऑर्डिनेशन भी नहीं देगा, दो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं देगा, तो आंसर क्या जाएगा, ज्योमेट्रिकल। आई थिंक समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हिंट है आपके लिए, क्या बोला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, D4 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये चीजें बता दी आपको, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर रहेगा, कौन सा CFSE आएगा, फाइंड आउट करिए। तो चलिए D4 के लिए बोला है बच्चों, अब देख लीजिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला है, ऑक्टाहेड्रल बोला है, इसका मतलब T2G नीचे रहेगा और Eg ऊपर रहेगा, ये T2G हो गया और ये Eg ऑर्बिटल हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बोला, टेट्राहेड्रल बोलता तो ये नीचे रहता, ये ऊपर रहता, ठीक है। दोनों के बीच की एनर्जी कितनी होती है, यहाँ की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 0.4, यहाँ की एनर्जी कितनी होती है, 0.6, ठीक है। नीचे वाली एनर्जी हमेशा माइनस में होती है, ऊपर वाली एनर्जी हमेशा प्लस में होती है। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला है, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब होता है वीक लीगेंड, वीक लीगेंड, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक लीगेंड, वीक लीगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा बच्चों। और यही पर अगर लो स्पिन बोलता, लो स्पिन का मतलब होता स्ट्रांग लीगेंड, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहता, T2G में ही रहता, ठीक है ना, हो गया। बस अब कैलकुलेट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है और कितनी वैल्यू है इसकी, -0.4 प्लस CFSE ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इंटू ये वैल्यू, ठीक है ना, प्लस ये इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू कितनी है, 0.6 है,
0.6 है, कितना आ गया ये 1.2, 1.2 में 0.6 गया, कितना आ गया -0.6 डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, ठीक है ना। -0.6 ऑक्टाहेड्रल कहाँ दे रखा है, ये दे रखा बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये लीजिए सॉल्व कर दिया हमने, है ना, सिंबल लगा दिया, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ के रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसके टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको बताने हैं, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एम ए बी सी डी टाइप है, और इसके टोटल जियोमेट्रिकल कितने बनते हैं बच्चों, 3 बनते हैं, ठीक है ना। एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एम ए बी सी डी चारों लिगेंड अलग अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, टोटल कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। इसके कैसे बनते हैं, आप चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो, पी टी, ये लो बी आर सी एल NH3 PY, एक ये बनता है, दूसरा एक्सचेंज कर दीजिए, राइट, इनको एक्सचेंज कर दीजिए आपस में, क्या हो जाएगा Br NH3 Cl PY, और लास्ट क्या बनता है बच्चों, सिस ट्रांस नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट में चेंज कर दीजिए, आपस में चेंज कर दीजिए इनको, इन दोनों के चाहे इन दोनों का, आपकी मर्जी है, चलो इन दोनों को चेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है ना बच्चों। Br NH3 Cl ऊपर चला गया PY, तो ये बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ NH3 और Br एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ट्रांस में है, यहाँ पर Br और Cl एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस में है, यहाँ Br और Py एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस में है, तो ये 3 बन गए बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट है, एकदम भयंकर वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लोगे तो जिंदगी कभी दोबारा गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड पूछा है बच्चों, 4 आपको एग्जांपल दे रखे हैं, राइट, इनमें से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड बना रहा है। अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैं सारी प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन पूछे जाने की है वो सब समझा दूंगा, और एक बार समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद दोबारा क्वेश्चन करने की कभी जरूरत भी फील नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, एक तो सीओ बॉन्ड पूछ सकता है बच्चों, और एक एमसी बॉन्ड पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने बनाया, देखिए, एम मतलब मेटल, जो भी मेटल है, जैसे यहाँ Mn मेटल है, यहाँ Cr मेटल है, ठीक है ना। तो MC बॉन्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, और CO बॉन्ड के बारे में भी पूछ सकता है, वहां CO बॉन्ड के बारे में पूछा है। अब इसकी बात बाद में करेंगे, पहले जो कंसेप्ट है आप वो कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चों। एक बार बच्चे ने कंसेप्ट समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट देखिएगा बच्चों, पहले NC बॉन्ड के बारे में आप सुन लीजिए, फिर CO बॉन्ड के बारे में उसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग, अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा है तो MC बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थोड़ा इसको पास में लाके दिखाओ, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर मेटल पे चार्ज ज्यादा से ज्यादा प्लस है, प्लस चार्ज, ठीक है, तो MC बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड होगा। MC बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो MC के बीच जो बॉन्ड बनेगा सिनर्जिक बॉन्ड, वो कैसा होगा, वीक होगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड वीक है इसका मतलब उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछेगा वो भी कर लोगे, और बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है वो पूछेगा तो भी कर लोगे, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, अगर मेटल पे चार्ज प्लस चार्ज ज्यादा से ज्यादा, तो MC बॉन्ड कैसा होगा, वीक, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और CO के लिए जस्ट अपोजिट कर देने का, इसका अपोजिट, ठीक है। अगर मेटल पे प्लस चार्ज ज्यादा से ज्यादा है तो CO बॉन्ड, ये अगर वीक बन रहा था MC, तो CO कैसा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी, ठीक है। तो बस इतना ही कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये कंसेप्ट एक बार सीख लिया बच्चों, ठीक है, एक बार सीख लिया तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। अब आप देख लीजिए आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग पूछा, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा,
चेक कर लीजिए मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। खटा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, यहाँ माइनस है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, यहाँ पर प्लस है बेटा चार्ज मेटल पे, तो वही आंसर जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब आपसे अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा उसका भी कर दोगे, चाहे सीओ का पूछे चाहे एमसी बॉन्ड का पूछे, मतलब मेटल और कार्बन के बीच पूछे तब भी कर लोगे। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चों, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको CFSE फाइंड आउट करना है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे बना दिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला है इसलिए ये हो गया T2G, ये हो गया EG, ठीक है। कितना बोला D6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं बच्चों, तो 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या यहाँ रहेगा, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे। क्या बोला लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब क्या होता है बच्चों, लिगेंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब T2G जब तक पूरा नहीं भरेगा ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, 3 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, 5 6 हो गया, ऊपर इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। ओके बोलने का नहीं बच्चों, लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। बस रख दे। अब कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.4, 0.4 माइनस में, और इसकी वैल्यू तो कोई मतलब नहीं इसकी वैल्यू से बच्चों, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है नहीं प्लस में। चलो देख लो कितना हुआ, 6 × 4 कितना हुआ, राइट, इसमें 2.4 माइनस 2.4 डेल्टा 0, ठीक है, प्लस ये P क्या है बच्चों, हर एक ऑप्शन में P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर्ड हैं, एक पेयर्ड ये है, दूसरा पेयर्ड ये है, और तीसरा पेयर्ड ये है, ठीक है ना। तो कितने पेयर्ड हो गए बच्चों, 3 पेयर्ड हो गए, राइट, तो 3 पेयर्ड हैं इसलिए 3p। 3p कहाँ दे रखा है, किसी ऑप्शन में है, बस इसी में है, एक ही ऑप्शन में है 3p। और माइनस 2.4 का तो मतलब कितना होता है, -12/5 को सॉल्व करो इतना ही आएगा, आंसर क्या जाएगा बच्चों b। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। p का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, जितने पेयर्ड होंगे उतने p लिख देते हैं CFSE फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, P का मतलब क्या बताया थोड़ी पहले मैंने, पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, मतलब CFSE। ये क्या है बच्चों, CFSE है, CFSE है, मतलब वो कह रहा है कि P मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है CFSE से, देन D4 के लिए, D4 को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, इन ये चार ऑप्शन दे दिए, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो ये पूछना चाह रहा है बच्चों। कब, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो CFSE से, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ठीक है, क्लास में ये मैंने पढ़ाया है और स्टार लगवाया था जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा अगर बोल दे CFSE से, इसका मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, मतलब नो पेयरिंग एनर्जी, नो पेयरिंग, ठीक है। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो CFSE से तो मतलब पेयरिंग होगी, ठीक है, पेयरिंग अकर्स, ये लीजिए पेयरिंग होगी बच्चों ऐसे केस में, ठीक है ना। पेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, जो क्वेश्चन बोला है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी मतलब लिगेंड कैसा होगा बच्चों, पेयरिंग नहीं हो रही तो मतलब लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है बच्चों, वीक लिगेंड है। ये सब बातें अपने आप पता चल रही हैं, लिगेंड कैसा है, वीक है, लिगेंड वीक है, इसका मतलब है लिगेंड वीक है तो वो कैसा बनाएगा कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों। ये देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ओके पता चल गया। और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो भी पॉइंट चाहो तो मेंशन कर सकते हो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो अभी पेयरिंग नहीं हो रही है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये सब पॉइंट एक्सप्लेन किया मैंने नोट्स में, ठीक है ना। ओके चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। तो पेयरिंग एनर्जी बच्चों अगर ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं होगी बच्चों तो क्या होगा, ये देखिए T2G और EG ऑक्टाहेड्रल बोला है TB4, ठीक है ना, राइट। तो आप देख लीजिए बच्चों क्या होगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, D4 बोला ना, 2 3, पेयरिंग नहीं हो रही है मतलब क्या होगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, T2G में 3 आ रहे हैं, और EG में कितना आ रहा है 1, कहाँ है T2G में 1 1 1, राइट, T2G में देखिए 1 1 1, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट आंसर इज बी।
सॉल्व हो गया, मजा आया ऐसे क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट, पूरा मैंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ काम का पॉइंट मेंशन किया। वेवलेंथ आपको बताना है। ये तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ऑर्डर आपको अपने से अरेंज करना है। ठीक है, जल्दी करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप सॉल्व करिए इसे जल्दी से, जल्दी जल्दी। बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है ये, जल्दी सॉल्व करिए। बस हो गया, इतना टाइम बहुत ले लिया आपने अब तक, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे जब भी वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा बच्चों? चलिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं बेटा। ठीक है ना, अगर लिगेंड वीक है, या मेंशन कर दे रहा हूँ, लिगेंड कैसा बच्चों? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है तो क्या होगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। लिगेंड वीक है तो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कम करेगा, मतलब T2G और EG में ब्रेक करेगा, इसे पास पास में रहेगा। ऑर्बिटल जो d ऑर्बिटल होते हैं वो स्पीड कम होंगे। लिगेंड अगर वीक है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ उसका ज्यादा। तो डायरेक्ट पॉइंट क्या पता चल गया बच्चों कि लिगेंड अगर वीक है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम। ये देखिए आपके काम का पॉइंट निकल के आ गया। लिगेंड वीक है तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इसी का अपोजिट लिगेंड अगर कैसा होता, स्ट्रांग होता बच्चों, स्ट्रांग लिगेंड होता तो वेवलेंथ मतलब लैम्डा क्या होता उसका, कम होता बच्चों। ठीक है ना, क्यों, पहले से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। लिगेंड अगर वीक है तो एनर्जी कम, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी कम होगी, थोड़ी सी होगी, एनर्जी कम, स्प्लिटिंग मतलब एनर्जी। ठीक है, CFSE एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा। लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो ऑर्बिटल को ज्यादा तेजी से तोड़ेगा, तो एनर्जी इतनी ज्यादा आएगी, एनर्जी ज्यादा आएगी तो उसका वेवलेंथ कम आएगा बच्चों। ठीक है, ये है कंसेप्ट। हो गया, एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना, सब के सब सही करके आओगे आप, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बच्चों, तो चलो वीक लिगेंड तो वेवलेंथ मैक्सिमम। इनमें वीक लिगेंड कौन है? H2O, अमोनिया और CN में सबसे वीक कौन होता है? H2O, उसके बाद अमोनिया और साइनाइड तो सबसे स्ट्रांग होता है। तो आंसर क्या जाएगा? A की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद B, उसके बाद C। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछता बच्चों, CFSE का ऑर्डर, तो CFSE का इसका अपोजिट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, तो आंसर क्या आता? CFSE सबसे ज्यादा, CFSE ये किसका है? लैम्डा का ऑर्डर, वेवलेंथ का। CFSE सबसे ज्यादा C का, उसके बाद B का, उसके बाद A का रहता CFSE। ठीक है ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट? मजा आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में रिलेशन। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या है? ये T का मतलब टेट्राहेड्रल है और O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल की CFSE किसके इक्वल होती है? 4/9 डेल्टा O, डेल्टा O मतलब CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है ना, ओके, तो चलिए हो गया ये। नेक्स्ट है EAN, आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, तो EAN के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। EAN बहुत इजी है, मैंने आप सबको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो EAN के ढेर सारे एग्जांपल आपकी नोटबुक में मैंने कराया है, तो EAN का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए EAN के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा आप। राइट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका भी एग्जांपल दे रखा बच्चों, ये है डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या है? डाइबेंजीन क्रोमियम, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है ना, ओके, ये है जिसे सॉल्ट, ये बड़ा फेमस है। ठीक है ना, ये क्या है? फेरोसिन, फेरोसिन भी बहुत फेमस है। यहाँ कहाँ पे मेंशन कर दूँ? चलो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फेरोसिन। ठीक है, फेरोसिन सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, फेरोसिन का फार्मूला है ये। ठीक है ना, और ये टेट्राइथाइलेट, C2H4 PB, टेट्राइथाइलेट। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि कौन सा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये टेट्राइथाइलेट सिग्मा बॉन्डेड है, क्योंकि Pb और C2H5 के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों। जब आप Pb का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? ऐसे बनेगा Pb, और कितने C2H4 है? 4, 1 2 3 4 C2H5 है बच्चों, यहाँ C2H5 लिख लेना आप, C2H5 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा टाइप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये पाई टाइप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बच्चों। डाइबेंजीन क्रोमियम भी पाई टाइप है,
ठीक है। ये जी से सॉल्ट जो है बच्चों ये भी क्या है, पाई टाइप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और फेरोसीन भी पाई टाइप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ही एग्जांपल हैं। तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, फार्मूला भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगर इसका EN पूछ ले तो इसके EN में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसका EN कैसे निकालोगे बच्चों, ठीक है वो भी देख लो। इसका EN कैसे निकालेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है 24 प्लस कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 है। 12 क्यों है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि देखिए 6 लिखा है और यहाँ पे कितना है होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। अगर कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या टिक करोगे 12, ठीक है ना बच्चों, ओके। और तो 24 हो गया क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 12, तो 24 इंटू 12 कितना हुआ 36। 36 आया, मतलब ये EAN रूल फॉलो कर रहा है बच्चों, EAN रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो डाइबेंजीन क्रोमियम EAN रूल फॉलो कर रहा है बच्चों, राइट। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितना मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा दिया बच्चों, लगभग सब की एक मैंने क्वेश्चन करा दिए बच्चों। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मैंने करा दिए, राइट। और उसके आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल लिंकेज, ठीक है ना, ये सब आइसोमेरिज्म मैंने आपको करा दिया, राइट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अलावा जैसे EN से बना या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बना बच्चों, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल के लिए हिंट मैंने दे दिया था कि बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए ऑप्टिकल के लिए, ठीक है। फेशियल एंड मेरिडियोनल मतलब फेक एंड मर वाले से क्वेश्चन आता है, MA3B3 उससे ही बहुत बार क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो अगर कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप दिखाई देगा तो उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होती है बच्चों, फेशियल एंड मेरिडियोनल, जिसे फेक एंड मर आइसोमेरिज्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, राइट। आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है ना, ओके बच्चों, थैंक यू।